हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2015 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, यस। इट प्रपोज्ड अ फेडरल स्कीम बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंक्शंस वर टू बी परफॉर्म्ड एट प्रोविंशियल लेवल। कब लॉन्च हुआ था, कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारे फंक्शंस प्रोविंशियल लेवल पे की जा रहे थे, इस वजह से इस फेडरल स्कीम का यहाँ पे प्रपोजल दिया गया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इनलार्ज द पावर्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स। इंडियन कोर्ट्स की पावर्स को इंक्रीज करने की बात की नहीं, ऐसी कुछ बात इसमें नहीं हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट है इसमें इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हो रही थी, नहीं। देखिए 1946 तक ऑलरेडी इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इंडियन सिविल सर्विसेज में काफ़ी हद तक सही था, तो इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर है ए, वन ओनली। 1946 में ही आया था। इसका मेन एम था कि भारत में जाके भारत के लीडर्स के साथ मिलके बैठ के बातचीत करके एक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का फॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, 1946 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन से नेशनल पार्क के पास क्लाइमेट है जो वेरी करती है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा नेशनल पार्क, नहीं। कंचनजंगा नेशनल पार्क और जो सेकंड ऑप्शन है नंदा देवी नेशनल पार्क, दोनों में टेम्परेट टू आर्कटिक क्लाइमेट मिल जाएगी आपको। ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, न्यूरा वैली में सब ट्रॉपिकल मिल जाएगी, बट टेम्परेट और आर्कटिक नहीं मिलेगी। ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं क्लाइमेट के बारे में। आंसर इसका है डी, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क में आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक सारी क्लाइमेट मिल जाएगी। कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। लोकेशन आपको प्रॉपर याद रखनी है। नामदफा नेशनल पार्क फ्लाइंग स्क्वायरल के भी फेमस है। 53, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है रिफ्यूजीज की हेल्प करने के लिए, नहीं। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, यस, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है गरीब लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम ज़्यादातर न्यूज़ में इस वजह से आता है कि ज़्यादातर की ये एक तरह का एनजीओ है और इंडिया में स्टेबिलिटी खराब करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ ये कर रहा है। कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल पे कि इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, मतलब इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो एनजीओ ये है, एमनेस्टी इंटरनेशनल बिल्कुल एक एनजीओ है, बट ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि इसका एम वेरी पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा ध्यान रखता है, मतलब जो अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ पे उस पर सवाल उठाता था। अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं ना, तो आपको इसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल का दिख जाएगा और ये पता चल जाएगा कि मेनली ह्यूमन राइट्स के इश्यूज ये खड़ा करता है। ठीक है, तो इतना पता होते ही आपको बी और सी में कन्फ्यूजन जरूर होगी, बट इसका आंसर होगा बी, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 54, विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनमें से किसका निर्माण सबसे पहले हुआ था? विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट? लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, रॉककट एलिफेंट एट धौली, रॉककट मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, वरहा इमेज एट उदयगिरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, रॉककट एलिफेंट एट धौली। रॉककट एलिफेंट एट धौली आपको पता होगा, ये इट इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ अ मेजर एडिक्ट ऑफ अशोका विच इज इंस्क्राइब्ड इमीडिएटली आफ्टर द कलिंग वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिंगराज टेम्पल की बात हो रही है। ये आपके 615 से 657 एडी के बीच में एक राजा ने रूल किया था जिसका नाम था लिलत इंद्र केसरी। ठीक है, अगर मैं ढंग से नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो इसका नाम आपने सुना होगा, किंग का नाम। इसके दौरान ये टेम्पल बना था। ठीक है, लिंगराज टेम्पल। रॉक कट मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम ये पल्लवा के दौरान बने थे, पल्लवा पीरियड।
ठीक है। वराहा इमेज ये गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे ही आपका कलिंगा वॉर के जस्ट बाद ये रोकट एलिफेंटिक धौली बन गया था, तो ऑफ कोर्स इट वाज मेड अर्लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 55 विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के इसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है यहाँ पे, और प्रोविंशियल या लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी बहुत वीक होती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल अपोजिट है फ्यूडल सिस्टम के, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में एक्चुअली में प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी वीक नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि फ्यूडल सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऐसा आया जो लैंड के पोजीशन और कंट्रोल पे बेस्ड था, बिल्कुल सही। जिसके पास जमीन थी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो जिनके पास लैंड थे वो पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। तो फ्यूडल सिस्टम आपका लैंड के कंट्रोल और पोजीशन पे बेस्ड था। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप यहाँ पे बन गई थी बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड ओवरलॉर्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इंडिया है, कोई कंट्री है, उसमें एक होगा ओवरलॉर्ड जो पूरे देश पे कंट्रोल करके रखेगा, एक है ओवरलॉर्ड, और छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, ठीक है। छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे जिनके पास छोटी छोटी जमीनें होंगी, उनका एक ओवरलॉर्ड होगा सबका मिला के। वो ओवरलॉर्ड एक तरीके से किंग होता है ना, और बाकी के जो ये होते हैं छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये जो बाकी के वेसल्स होते हैं ये ओवरलॉर्ड के सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। इनको पावर्स मिली हुई होती है अपने आप में अपनी जमीन को कंट्रोल करने की, बट इसके सामने ये झुकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 and 3 ओनली। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय, कौन मैनेज करता है इसको, वर्ल्ड बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। मनीला फिलीपींस में उसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में, और नायरोबी कहाँ है, केन्या में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम काफ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। सबके हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव ये क्यों चलाया जा रहा है, फॉरेस्ट लैंडस्केप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोप 19, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 में ये अनाउंस हुआ था जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हुई थी वर्सो में, कोप 19 में, तो ये अनाउंस हुआ था बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव। इसके पीछे जैसे नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएस, इन सब ने मिलकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए थे इस प्रोजेक्ट के पीछे, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज का हाथ है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 57, इंडिया इसमें से किसका मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये एशिया पैसिफिक रीजन में कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना है आपको। आसियान का तो ऑफकोर्स मेंबर नहीं है, आसियान आरसीपी की वजह से काफ़ी न्यूज़ में था। आसियान में आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं, टोटल 10 नेशंस हैं, ठीक है, याद रखना आपको, बट इंडिया नहीं है। ईस्ट एशिया समिट बिल्कुल इसमें इंडिया मेंबर है, इंडिया के साथ चाइना भी मेंबर है, ठीक है। अब ये ईस्ट एशिया समिट है, नाम से लग रहा हो जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज इसमें शामिल होती है, नहीं, इसमें आपके यूएस भी है, रशिया भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 ओनली। इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसको किस चीज़ की इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सॉल्टपेट्रे, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल, ऑल ऑफ द अबव। कुकिंग कोल, ठीक है। रॉ मटेरियल्स जो यूज में आते हैं स्टील इंडस्ट्री के लिए वो आपके हो गया आयरन और, ठीक है, कुकिंग कोल जो ऑप्शन में दिया गया है, फ्राइट, ठीक है, स्क्रैप, ये सब आपके रॉ मटेरियल्स के यूज में
काम आते हैं स्टील इंडस्ट्री में। कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आज आप होमवर्क यही, आज आप सर्च कीजिए कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल के बीच में डिफरेंस जानिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोविजंस इन द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। क्या ऑब्जेक्टिव है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन में? शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्ट को इंटरेस्ट, शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यस, ये सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 12th शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 5th और 6th शेड्यूल के बारे में तो ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल मेनली बात करता है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड, एक्सेप्ट फॉर स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्टेट्स को छोड़कर जितने भी स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे कंट्रोल होगा, ये सब 5th शेड्यूल के अंदर आता है। 6th शेड्यूल में एक्चुअली में इन 4 स्टेट्स की बात होती है जो ट्राइबल एरियाज हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया, कोई भी एरिया को अगर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है तो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। सुपर इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पीछे है क्या रिस्पॉन्सिबल? नहीं। कौन सा डिपार्टमेंट है इसके पीछे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हालांकि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है और जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं, बट डिपार्टमेंट यहाँ पे ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज नोडल एजेंसी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट एक्सक्लूडिंग रेलवे बजट। ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 112, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 112 में गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन। ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। कोई भी अमाउंट आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं कर सकते बिना पार्लियामेंट की परमिशन लिए। एक्ट लाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जितना भी डिसबर्समेंट हो रहा है पब्लिक अकाउंट से, उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की ऑथराइजेशन चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आपको पैसा निकालना है उससे सरकार को, तो पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि द रिसिप्ट्स अंडर पब्लिक अकाउंट्स डू नॉट कंस्टिट्यूट नॉर्मल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहे हो तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबल, पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। Who and which of the following is the custodian of the Constitution of India? Constitution of India का जो प्रोटेक्टर है, कस्टोडियन है, वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कस्टोडियन है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो आर्टिकल आपके 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है पार्ट 5 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम was launched during 1996-1997 to provide loan assistance to poor farmers। स्टेटमेंट गलत है। इसका ऑब्जेक्टिव था टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं, जो पेंडिंग है, उनको कंप्लीट करना ही इसका ऑब्जेक्टिव था। कंप्लीटिंग द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, नॉट टू प्रोवाइडिंग लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
सेकंड स्टेटमेंट है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1974-75 में वाटर यूज एफिशिएंसी के डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 2 ओनली। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कौन से एक्ट के अंदर बनी थी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ये जीआई एक्ट की बात हो रही है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर ऐसी क्रॉप या ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रखी है, उसको कमर्शियल अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से, तब जाके बाजार में वो बिक सकता है। इसका एक्ट आपको याद रखना है, इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और ये भी याद रखना है कि इसको चेयर करता है मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी। बट सवाल कैसे बन सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को कौन चेयर करता है? ऑप्शन ए में होगा प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी में होगा एनवायरमेंट मिनिस्टर, ऐसे। बट आपको इसलिए याद रखना है कि सेक्रेटरी यहाँ पे चेयर करता है, क्योंकि कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा इस पे सवाल आया है। इन द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्री, 6 कंट्रीज का इनिशिएटिव है ये, इनमें से कौन मेंबर नहीं है सर, कौन पार्टिसिपेंट नहीं है? बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं करता, एक तो बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं करता और चाइना पार्टिसिपेट नहीं करता मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के अंदर। ठीक है, 1 and 3 इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो पार्टिसिपेट कौन करता है? पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया, सुपर इंपॉर्टेंट, इंडिया पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आपका थाईलैंड पार्टिसिपेट करता है और म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। अब जो इसमें लाओस की कैपिटल है ना, वियंतियाना कहते हैं उसको, वियंतियान, वहां पे 10 नवंबर 2000 को मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की, वो यहाँ हुई थी। ठीक है, और 6 मेंबर्स का नाम आपको याद रखना है, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। लाओस की कैपिटल वियंतियान में इसका ये आपके एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1 and 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बेसल थर्ड अकॉर्ड या सिंपली बेसल थर्ड बोलूं, न्यूज में रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? नेशनल स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के लिए, ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व और सस्टेनेबल यूज किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर की जो एबिलिटी है इकोनॉमिक स्ट्रेस से लड़ने के लिए, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्री पे एक हैवियर बर्डन प्लेस किया जा सके। डेवलप्ड कंट्री से पुअर कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सके, ताकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज उसको रिप्लेस कर सके इन रेफ्रिजरेशन में विद हार्मलेस केमिकल्स। बेसल थर्ड के बारे में आपने सुना होगा, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली क्या है ना, बेसल थर्ड आपका एक ग्लोबल वॉलेंटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है कि सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होना चाहिए, सेंट्रल बैंक को किस तरीके से काम करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट करके रखता है ये कि बैंक कैपिटल एडुकेसी क्या होनी चाहिए, मार्केट में लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, एक एडवाइजर के तौर पर ये काम करता है बेसल थर्ड। ठीक है, इंडिया भी बेसल जो अकॉर्ड है उसको मानता है, फॉलो करता है इंडिया भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड्स विच ब्लो between 30 degree north and 60 degree south latitudes throughout the year are known as westerlies। नहीं, वेस्टर्लीज आपकी 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में बहती है, और 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री ही साउथ में भी बहती है। ठीक है, तो 30 ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ में बहती है ये, तो वेस्टर्लीज नहीं है ये। मोस्ट एयर जो मासेज होती हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होता है इंडिया का, वहाँ पे विंटर रेन से लेके आती है, वो वेस्टर्लीज का पार्ट होती है। यस, मेडिटेरियन सी से आती हैं ये,
ध्यान रखना आपको, ये जो एयर मासेस की यहाँ पे जो बात हो रही है, करेक्ट आंसर होगा इसका 2 ओनली। 67 with reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, consider the following statement। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था रिसेंटली, वेरी रिसेंटली वर्ड पे फोकस करिएगा ध्यान से, ठीक है। वेरी रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया था। पायरेसी और जो एक्सीडेंट हो रहे थे ऑयल स्पिल का, उसके रिस्पॉन्स में, तो पहली बात तो वेरी वेरी रिसेंटली तो ये नहीं है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, तो वेरी रिसेंटली तो नहीं है। और पायरेसी और ऑयल स्पिल्स के एक्सीडेंट के रिस्पॉन्स में तो नहीं किया गया था, इसको किया गया था कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए, कंट्रीज के बीच में क्लोजर इंटरेक्शन हो, कोऑपरेशन हो और मिलकर डेवलप कर सके, ठीक है। जो इंडियन ओशन के बॉर्डर में जो भी कंट्रीज है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एन अलायंस मींट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, केवल ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बना है, नहीं। अभी अभी मैंने बोला कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, क्लोजर इंटरेक्शन, इन सब के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 नो 2। याद रखना आपको 1995 में बना था ये, हालांकि फॉर्मली लॉन्च हो गया था 1997 में, है ना, बट वेरी रिसेंटली तो नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में? वो है स्वदेशी मूवमेंट। 1907 सूरत सेशन, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में स्प्लिट हो गया था। 1916 में लखनऊ सेशन में फिर इनके बीच में पैचअप हो गया था। लखनऊ पैक्ट का नाम अगर आपने सुना हो तो, स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था ये। इसका आंसर है ए। देश के कौन से रीजन में लोकल पीपल रूट्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रिजेस बनाने के लिए? जैसे लिविंग रूट ब्रिजेस का नाम आपने सुना होगा। समय के साथ साथ ये ब्रिजेस भी स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु में मेघालय। लिविंग रूट ब्रिजेस आप सर्च करिएगा नेट पे, मेघालय का नाम आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी फेमस रहा है पिछले कुछ सालों में ये, तो फिर से सवाल ये रिपीट भी हो सकता है। इन टाइड्स अकर इन द ओशियंस एंड सीज। टाइड्स आपके ओशियंस और सीज में आती हैं, किसकी वजह से? क्या वजह है? ग्रेविटेशनल फोर्स सन का, या मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, या अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तीनों की वजह से यहाँ पे टाइड्स इन्फ्लुएंस होती है, टाइड्स आती हैं। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है 1 2 एंड 3। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है? असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यस। लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यस। मिनरल एक्सप्लोरेशन, यस। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपकी यूज होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ट्रैफिक स्टडीज के लिए आपकी होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज में नहीं होती हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 एंड 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर? कौन से फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। देखिए एक चीज ध्यान रखना, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, ये चीज तो ध्यान रखो आप, ठीक है। वेस्टर्न घाट में तो मिलते ही हैं। और वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट्स अटैच्ड हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में तो हो गई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3 ओनली। टेम्परेट और टेम्परेट फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, आर्कटिक फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, सॉरी माउंटेन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है।
टेम्परेट फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। 73rd, ये टर्म जो इंडी आर्क है ये न्यूज में है, किसका नाम है ये? इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार सिस्टम का, जो इंडियन डिफेंस में भी इंडक्ट किया गया है? नहीं। इंडिया की सैटेलाइट है जो कि सर्विसेज देगी इंडियन ओशन रिम की कंट्रीज को? नहीं। ये साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है जो अंटार्कटिका रीजन में एस्टेब्लिश हुआ है? नहीं। इंडिया की ये अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक रीजन की साइंटिफिक स्टडी के लिए? यस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक रीजन में दो आपकी ऑब्जर्वेटरी है, एक तो ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं अभी इंडिया, ठीक है, दूसरी है हिमाद्री। हिमाद्री और इंडियार्क। अंटार्कटिक में एक तो है आपकी, अंटार्कटिक में भी ऑब्जर्वेटरीज हैं, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री रिटायर्ड है क्योंकि 1983 में ये इंडक्ट हो गई थी, तो अभी रिटायर्ड है। मैत्री हुई थी आपकी 1990 में, चल रहा है इस पे, मतलब अभी भी है ये फंक्शनिंग। सबसे न्यूएस्ट है भारती, 2015 में ही लॉन्च हुई थी, ठीक है। आर्कटिक रीजन की मैंने आपको बता दिया, हिमाद्री है। हिमाद्री कब हुई थी? 2008 में, ठीक है। और इंडिया कब हुई थी? 2015 में। तो 2015 में इंडिया आर्कटिक में और भारती अंटार्कटिक में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको लिख लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहनी ही चाहिए, इन पे कभी ना कभी कोई ना क्वेश्चन बन ही जाता है। विद रेफरेंस टू फॉरेन कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, which of the following statement is correct? It is a global partnership of governments, businesses and civil society and indigenous people. Yes, global partnership है ये गवर्नमेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और इंडिजिनस पीपल के बीच में। It provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies. फाइनेंशियल एड ये प्रोवाइड नहीं करता, ये ध्यान रखना है आपको, फाइनेंशियल एड ये प्रोवाइड नहीं करता। इट असिस्ट द कंट्रीज इन रेड प्लस। रेड प्लस क्या है यहाँ पे? देखो, कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको कॉमनली हम कहते हैं रेड प्लस, जैसे कि डिफोरेस्टेशन से एमिशन रिड्यूस करना, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से बचाना, फॉरेन कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, कुछ एक्टिविटीज है इनको कहते हैं रेड प्लस। इन पे मिलके ये काम करता है आपका फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। थर्ड स्टेटमेंट यही बोल रहा है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है आपका इसलिए। बट ये फाइनेंशियल एड की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, फाइनेंशियल एड यहाँ पे नहीं दिया जाता इंडिविजुअल्स, साइंटिस्ट या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज रिसेंटली? मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, जिसने ध्यान से देखा होगा उसको याद होगा। 2014 में, फरवरी 20 2014 में उड़िया को 6th और लेटेस्ट लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। कैबिनेट ने हाँ कर दी थी 2014 में, ठीक है, ध्यान रखना, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। और कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस आपकी? संस्कृत, तमिल, ठीक है, किस किस को याद है? तेलुगु, कन्नड़, याद रहनी चाहिए आपको, वैसे भी हैं, और मलयालम। एक चीज याद रखनी है, जो आपकी 8th शेड्यूल है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी शामिल है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस पे सवाल आ जाए कि सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है, बिल्कुल है। और 6 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उड़िया का नाम याद रखना है, लेटेस्ट 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इसको मिला था, ठीक है। विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात हो रही है। इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। यस। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन? नो। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो एक इंसान का नाम आप याद रखिए, नॉर्मन मेयर्स। इस बंदे ने आर्टिकल छापे थे इन्वायरमेंट पे, ठीक है, काफी सारे आर्टिकल लिखे थे।
उनके आर्टिकल से ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट निकल के आया जो आज इतना फेमस है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? एक बायोजियोग्राफिक रीजन होता है विद अ सिग्निफिकेंट रिजर्वियर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नॉन रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। यस, इसका जो आंसर है वो है थर्ड एंड 1 and 3 ओनली। इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज होती है, हमारे देश में भी हैं। नेट पे जाइए, आज सर्च कीजिए, पता लगाइए कौन कौन से स्टेट में क्या क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं ऐसे। इसका जो करेक्ट होगा वो होगा, आंसर होगा 1 and 3 ओनली। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया की बात हो रही है, डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी? कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी में नहीं खुलती है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। जॉर्डन की यहाँ पे बात हो रही है। देखो जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन के नॉर्थ में सीरिया है ना, इजराइल वेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका मेडिटेरियन सी, तो ये सीरिया और इजराइल इसको टच कर रहे हैं, जॉर्डन ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए जॉर्डन यहाँ पे मेडिटेरियन सी पे ओपन नहीं हो रहा है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेंट ट्री? कौन से फॉरेस्ट में टीक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट वाले में। अब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में जो मेन स्पीसीज है टीक तो है ही, साथ में साल भी है, ठीक है, बादाम भी है, और आपके रोजवुड भी है, ठीक है, रोजवुड भी है, जामुन भी है, बेम्बू भी है, पौला भी है, तेंदू भी है। आपको याद रखना है मेन मेन स्पीसीज, ठीक है, बेम्बू, साल, बादाम, रोजवुड, पोला, तेंदू, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट की अपन बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन न्यूज में दिखाई देता है, क्या है ये? स्ट्रेटेजी है रीजनल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आया था। ऑप्शन बी प्लान ऑफ एक्शन है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में, जो कि निकल के आया था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग से। या एक एजेंडा है वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, जो निकल के आया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 2021 में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए अगर आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलोवर है तो। फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई थी, 1995 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन के अंडर हुई थी, बीजिंग में हुई थी। बीजिंग कहाँ पे? चाइना में हुई थी, इसलिए इसको बीजिंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। क्यों हुई थी? वुमेन की एम्पावरमेंट की इसमें बात हो रही थी, ठीक है, एजेंडा डिक्लेयर किया गया था वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, कुछ प्लान ऑफ एक्शन था। कोई रीजन की बात हो रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पता लगाना है कौन सा रीजन है। ईच डे इज मोर और लेस सेम, हर दिन सेम रहता है, मॉर्निंग क्लियर होती है और सी ब्रीज होती है। स्काई में सन क्लाइम्स हाई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स बनने लगते हैं, बारिश आती है थंडर और लाइटनिंग के साथ, बट बारिश फिर वो जल्दी चली जाती है। इक्वेटोरियल रीजन की यहाँ पे बात हो रही है। इक्वेटोरियल रीजन के बारे में आपको पता रहना चाहिए, जो इक्वेटर जो है ना आपका, उसके पास जो रीजन्स होते हैं ना वो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, वेरी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, रेनफॉल बहुत एक्सेसिव होती है, कभी कभी तो एनुअल रेनफॉल इज नॉर्मली इज एक्सेसिव ऑफ 2000 mm, ठीक है, हैवी रेनफॉल होती है ऑन मोस्ट आफ्टरनून्स एंड कुछ आइडियल कंडीशन बनती है, जैसे वार्म मॉइस्ट अनस्टेबल एयर बनती है, तो स्टॉर्म क्लाउड्स बनते हैं एंड दैट कॉजेज आपका रेन्स, जो जल्दी चली जाती है। फिर इक्वेटोरियल रीजन की यहाँ पे बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेडली इंक्रीज हुआ लास्ट डिकेड में, नहीं, स्टेडली इंक्रीज तो नहीं हुआ, डिक्लाइन जरूर हुआ है रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरी बात, कितना डिक्लाइन हुआ है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड स्टेडली है, कल भी एक समझाया था प्रीवियस वीडियो में हमने कि स्टेडली एक एक्सट्रीम वर्ड है। देखो स्टेडली, ड्रास्टिकली, एक्सपोनेंशियली, है ना, ये वर्ड एक्सट्रीम वर्ड्स हैं।
स्टेडली, ड्रास्टिकली, एक्सपोनेंशियली। इससे क्या होता है, एक्सट्रीमिटी आ जाती है स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट को गलत साबित कर देती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे भी गलत है स्टेडली वर्ड से, और दूसरी बात इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाए, नॉलेज के हिसाब से भी जाए, तो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन हुआ है पिछले डिकेड में। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में स्टेडली इंक्रीज हुआ है। जीडीपी तो बढ़ी है, ठीक है, जो जीडीपी है हमारी वो बढ़ी है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि स्टेडली वर्ड तो यहाँ पे भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट मैंने क्या कहा कि लॉजिक का, गैस का तभी यूज करना जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा। स्टेडली वर्ड देख के यहाँ पे आपकी जगह मैं भी होता तो स्टेटमेंट को मैं गलत मान लेता, बट यूपीएससी के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है, और लॉजिक के हिसाब से जाए, नॉलेज के हिसाब से जाए, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है हमारी लास्ट डिकेड में, है ना, पेंडेमिक को छोड़ दे तो। ठीक है, तो ये चीज है। बट याद रखना है आपको, गैस का इस्तेमाल तभी करना है जब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है किसी भी स्टेट का, वो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो साइज होती है उसके हाफ से भी ज्यादा हो सकता है। गलत। किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की साइज से 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम फिक्स है, और मिनिमम कितनी है, 40 सीट से ज़्यादा नहीं होती लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मैक्सिमम कितनी, लेजिस्लेटिव असेंबली की साइज का 1/3। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिक्स्ड है दोनों चीज़ें, मैक्सिमम और मिनिमम। हालांकि एक्चुअल नंबर कितना है वो इन दोनों के बीच में होगा, या तो 40 से ऊपर होगा और 1/3 से कम होगा, वो पार्लियामेंट फिक्स करता है। जी हाँ, स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे एक्चुअलिटी में वो पार्लियामेंट फिक्स करता है। यहाँ पे मत कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी, नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे प्रेजेंट में वो पार्लियामेंट बताता है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंदे आपको पता है जो मेंबर्स होते हैं वो इंडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ना। जो आपका चेयरमैन होता है वो आपका स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें से ही नॉमिनेट होके आता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो इसमें जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, यहाँ पे आंसर होगा डी, नाइदर 1 नो 2। 83 टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कहां पे है ये प्रोविजन, फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A, उसमें आपको एक प्रोविजन मिल जाएगा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 42 जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ऐड हुई थी। शुरू में 8 थी बट 11 हो गई बाद में। लेटेस्ट आपका 51A ही है। ठीक है, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था उसके द्वारा ऐड हुई थी, लेटेस्ट वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी क्वेश्चन अभी बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, आंसर होगा डी, फंडामेंटल ड्यूटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बेस्ट डेफिनेशन क्या है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, या अर्थ का कोई पार्ट जो इनहेबिटेड है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक एनवायरनमेंट में साथ में रहते हैं वो। फ्लोरा एंड फौना ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कुछ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रही है साथ में मिलके। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। फंडामेंटल जो ऑब्जेक्ट है पंचायती राज सिस्टम का, वो क्या इंश्योर करना है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस, ये तो था ही, पीपल्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना तो था ही। ठीक है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल का अकाउंटेबिलिटी पंचायती राज सिस्टम का फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नहीं रहा कभी भी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हालांकि सेट होती है इनसे, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जैसे रेगुलर इलेक्शंस मैंडेटेड है ना पंचायती राज सिस्टम में, बट ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट कभी नहीं थी। ये इसका रिजल्ट है, इसका कॉन्सिक्वेंस है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। वैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव था लोकल गवर्नमेंट का। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं था। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन देखो वैसे भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में ही रहती है। पंचायती राज सिस्टम में पंचायत को, म्यूनसिपलिटीज को कितना पैसा देना, ये सब आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। तो ये ऑब्जेक्टिव होता अगर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, तो फिर ये पावर भी पंचायती राज सिस्टम को दी जाती ना, स्टेट को थोड़ी जाती, स्टेट लेजिस्लेचर को, बट दी गई। इसका मतलब ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नहीं था। जो आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली। आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल।
क्वेश्चन नंबर 86, with reference to Indian economy, consider the following statement. बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेब्ट, पब्लिक रेवेन्यू, इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है? बैंक रेट, यस। बैंक रेट क्या है? जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? आरबीआई का होता है, आरबीआई की फंक्शनिंग होती है, इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और बाय करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ये आपकी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आपका आरबीआई। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट दो है, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। आंसर होगा 1 एंड 2। बेसिक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनली, गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, गलत। वही चीज आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है। ओनली और नो दो वर्ड एक्सट्रीम है, ऐसे भी ये गलत बताते हैं, ऐसे भी ये गलत बनाते हैं स्टेटमेंट को। ये डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में हेल्प मिलती है अगर मनी सर्कुलेशन कम हो तो। मनी सप्लाई कम हो तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन उल्टा और बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं होता। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा सी। 88, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन से कंट्रीज जो हैं, कौन सी कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स मानी गई है, न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स का दर्जा जिन्हें दिया गया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के द्वारा। एनपीटी का नाम सुना होगा ना आपने, तो इस ट्रीटी के द्वारा कौन सी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का दर्जा दिया गया है? आंसर है चाइना, फ्रांस। P5 कंट्रीज को न्यूक्लियर कंट्रीज माना गया है। P5 मतलब परमानेंट 5, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये आपके P5 कंट्रीज हैं, इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना गया इस ट्रीटी में। ये ट्रीटी इन पांचों को कहती है कि हाँ, आप पांचों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। बाकी जो कंट्रीज हैं जो नॉन न्यूक्लियर बची हैं, अब जितनी भी कंट्रीज हैं वो ऑफ कोर्स नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हुई, उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, टुवर्ड्स दोस कंट्रीज सच एज इंडिया। क्योंकि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, बट स्टिल दिस ट्रीटी डिडंट रिकॉग्नाइज इंडिया एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2। इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान ने वैसे भी इसको ज्वाइन नहीं किया, और यही वजह है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। चाइना और फ्रांस डेवलपिंग कंट्रीज भी नहीं, तो उन कंट्रीज के लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन लेट आया था, जो नॉन परमानेंट कंट्रीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस में इंस्टाइंड है? प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स या 7 शेड्यूल? डीपीएसपी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डीपीएसपी में आपके वेलफेयर स्टेट की बात हो रही। 7 शेड्यूल में आपके लिस्ट आती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सुना है ना सबका नाम आपने? 7 शेड्यूल। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील for wooden plugs in agriculture production is an example of। वुडन प्लग्स के बदले में स्टील का जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसका एग्जाम्पल है? लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो लेबर ऑगमेंटिंग है? नहीं। कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस? यस, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ये, इसका सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है। ठीक है, कैपिटल रिड्यूसिंग ना, कैपिटल रिड्यूसिंग तो हो ही नहीं सकती। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 90 का बी। देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, क्यों? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट क्यों है उसके पीछे की वजह समझो। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की पीछे की वजह नहीं है। डायरेक्टली इलेक्टेड होता होगा लोकसभा, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के होने की पीछे की वजह है कि जो एग्जीक्यूटिव है आपका, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहे,
लेजिस्लेचर को यानी कि लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल रहे। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। H1N1 virus is sometimes mentioned in news with reference to which of one of the following disease। कौन सी डिसीज के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है H1N1 वायरस का? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द न्यू स्ट्रेन ऑफ स्वाइन ओरिजिन H1N1 एज पेंडेमिक। इस स्ट्रेन को स्वाइन फ्लू कहते हैं। पब्लिक मीडिया के द्वारा ध्यान रखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 93, बायो टॉयलेट्स की बात हो रही है। इंडियन रेलवेज में जो बायो टॉयलेट्स है उसकी बात हो रही है। डिकम्पोजिशन जो होता है उसमें ह्यूमन वेस्ट का बायो टॉयलेट्स में वो फंगल इनोकुलम के द्वारा होता है ना, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया होता है, फंगल नहीं होता। ये जो इनोकुलम होता है ना जिसकी बात हो रही है वो एक बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ये फंगल नहीं होता, ये फंगस नहीं होता। ये बायो टॉयलेट्स में यूज होता है। ये डीआरडीओ ने बनाया था इसको, डीआरडीओ की मदद से हमने ही बनाया था ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोजिशन के लिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अमोनिया और वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स, फिर से ओनली, फिर एक्सट्रीम वर्ड, और एंड प्रोडक्ट अमोनिया और वाटर वेपर नहीं है डिकम्पोजिशन में, और भी एंड प्रोडक्ट निकलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन नोर टू। बहुत सारी गैसेस निकलती हैं इसमें एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो डिस्चार्ज आफ्टर कोरिलेशन ऑन टू द ट्रैक्स। वाटर भी डिस्चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आप इंटरनेशनली करेंसी को कन्वर्ट नहीं कर पाते या इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो वो किसकी नॉन अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है? डॉलर्स की और अदर हार्ड करेंसीज की। हार्ड करेंसी क्या होती है? देखो, डॉलर्स और हार्ड करेंसी पहले तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में दिक्कत आ जाती है। हार्ड करेंसीज क्या होती है? हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो बहुत स्टेबल होती है, जैसे डॉलर। सॉफ्ट करेंसीज होती है जो स्टेबल नहीं होती हैं। विद रेफरेंस टू द फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल्स की बात हो रही है जिसमें हाइड्रोजन रिच फ्यूल और ऑक्सीजन की यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। पहला स्टेटमेंट है प्योर ऑक्सीजन अगर यूज में हो रही है एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्योर हाइड्रोजन अगर यूज की जा रही है एज ए फ्यूल तो हीट और वाटर तो निकलेंगे, रिलीज होंगे। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स, नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस। स्मॉल डिवाइसेस में यूज नहीं होता है क्या फ्यूल सेल्स? बिल्कुल होता है। स्टेटमेंट गलत है ये। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में नहीं होता, डीसी के फॉर्म में होता है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा वन ओनली। कलमकारी पेंटिंग साउथ इंडिया में बहुत फेमस है ना, क्या है ये? हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। यस, कलमकारी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें नेचुरल डाइस का इस्तेमाल होता है, बहुत फेमस है कलमकारी पेंटिंग, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट। सीड विलेज कॉन्सेप्ट के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। सीड विलेज जो कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से इसमें क्या होता है कि एक गांव होता है, उसमें कुछ फार्मर्स को ट्रेन किया जाता है और वो अलग अलग क्रॉप्स की सीड्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर, और मिलके अफोर्डेबल कॉस्ट में बाकी नेबरहुड में प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए उसको बोल देते हैं सीड विलेज, ठीक है। तो इसका क्या होता है ये सीड विलेज कॉन्सेप्ट? फार्मर्स को इन्वॉल्व करना ट्रेनिंग के लिए क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में, ताकि दूसरों को भी वो अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल सके। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी अगर ऑप्शंस आप देखें तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ठीक है। बट एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि ऐसी जो स्कीम्स होती हैं, ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका
ऐसी जो स्कीम्स होती हैं इनका ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिए कि सीडी विलेज कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और कुछ याद रखो मत रखो कि इतना फंडिंग है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सब मत करो, बट ऑब्जेक्टिव जरूर याद रख लिया करो किसका ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी स्कीम का। परसिस्टेंस डेफिसिट बजट नजर आया है पिछले कुछ सालों में, क्या एक्शन लिया जा सकता है इसको रिड्यूस करने के लिए। बजट डेफिसिट क्या होता है, ये डेफिसिट क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, खर्चा ज़्यादा हो जाता है कमाई से, वो डेफिसिट हो जाता है। तो कैसे कंट्रोल में करें डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करके। यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ़र्क पता है आप लोगों को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो नॉन प्रोडक्टिव होता है, जिसमें कोई एसेट्स लाइबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे सैलरी, सैलरी नॉन प्रोडक्टिव होती है, अगर भारत सरकार बहुत सारे लोगों को सैलरी दे रही है तो एक हद से ज़्यादा वो रिटर्न नहीं देगी सरकार को, जबकि वही पैसा अगर सरकार स्कूल और हॉस्पिटल में लगाए तो नौकरियां क्रिएट होंगी, बदले में टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, मार्केट में इकोनॉमी में पैसा फ्लो होगा। तो वो थी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें असेट्स बढ़ रही है, स्कूल हॉस्पिटल ये असेट्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आपका जो जो आपका नॉन प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, जो आपको देना ही है हर साल, सैलरी पेंशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कम कर दोगे तो फिजिकल ये जो आपका डेफिसिट है ये कम होगा, बिल्कुल होगा। न्यू वेलफेयर स्कीम, अब वेलफेयर स्कीम लेके आओगे तो उल्टा खर्चा और बढ़ जाएगा ना सरकार का, तो ये तो गलत है। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज का मतलब है कि एक सोच समझ के ही सब्सिडीज को देना, जहां जरूरत है बस वहीं, बिल्कुल इससे भी काफी खर्चा कंट्रोल में आएगा। इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करना, अब इंडस्ट्री को एक्सपेंड कैसे करोगे, सपोर्ट देकर, फिजिकल सपोर्ट, उसमें तो फिर सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा इसमें, 1 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अकॉर्डेड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। जीआई टैग की यहाँ पे बात हो रही है, जीआई टैग 10 सालों के लिए मिलता है, आपको पता है, फिर और बार बार लिया जा सकता है, ये 10 साल बाद, 10 साल का हुआ फिर वापस 10 साल के लिए लिया जा सकता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। कौन इनमें से किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है, बनारस ब्रोकेट साड़ीज, यस। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा नहीं, फेमस है ये बट इनको मिला हुआ नहीं है। तिरुपति लड्डू, यस, आंसर होगा 1 and 3 ओनली। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है तो उसको वो डिस्टिंग्विश करता है बाकी प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे राजस्थानी दाल बाटी चूरमा की बात कर लो, देश में पता नहीं कितनी जगह पे इनके रेस्टोरेंट होंगे, मतलब राजस्थान के बाहर भी पता नहीं दाल बाटी चूरमा कहाँ कहाँ मिलता होगा, बट जो राजस्थान में बनता है दाल बाटी चूरमा उसका स्वाद अलग होता है, ठीक है। जैसे गुजरात में जो जलेबी फाफड़ा बनेगा उसका स्वाद अलग होगा, साउथ इंडिया में जो इडली सांभर होगा उसका स्वाद अलग होता है, राइट। नॉर्थ ईस्ट का जो खाना होता है नॉर्थ ईस्ट में बने तो वो अलग होता है ना। तो जो चीज जिस जगह की है उसको पहचाना जा सके, जैसे जो रसगुल्ला है वो आपका वेस्ट बंगाल उड़ीसा का बहुत फेमस है, तो वो उसकी वहाँ पे जो सेलर्स हैं, जैसे आगरे का पेठा है वो बहुत फेमस होता है, तो जो आगरा के जो सेलर्स हैं जो वास्तव में आगरे का पेठा बना रहे हैं ओरिजिनल, उनकी पहचान की जा सके, उनके नाम पे फर्जी प्रोडक्ट्स ना आ जाए आगरे का पेठा बेचने वाले, इसलिए उनको जीआई टैग मिलता है, ठीक है। जीआई टैग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, कि जोग्राफी के बेसिस पे इंडिकेशन किया जा सके प्रोडक्ट का कि ये यहाँ का है ये यहाँ का है, ठीक है। 1 and 3 ओनली। हाँ, जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि अगर जैसे किसी चीज़ को अगर आगरे का पेठा, अगर इसको बनाने का, आगरे का पेठा को अगर जीआई टैग मिल गया तो सिर्फ आगरा में जो रहने वाले लोग हैं वही बना सकते हैं, नहीं, और कोई भी बना सकता है, बट उसको ज्योग्राफी वहीं की होनी चाहिए, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आगरा की होनी चाहिए, इस तरीके से वो लोग बनाते हैं, आगरा के पेठा जैसा बनता है ना ओरिजिनली, वैसे ही बनना चाहिए फिर वो, ठीक है, ये होगा उसका मतलब। लास्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IREDA, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, यस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यस, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, इसका आंसर है सी। IREDA, इसका नाम जरूर याद रखना, काफ़ी न्यूज़ में रही है ये, मिनी रत्ना इसको कहते हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी में आती है ये, 2015 में इसको ये स्टेटस मिल गया था मिनी रत्ना का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। वैसे एस्टेब्लिश कब की गई थी ये, 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा ये, इसका जो आंसर होगा वो सी, 1 and 2 ओनली। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।